मेरी मिठाई की दुकान थी। शादी हुई तो बीबी अगले ही दिन कहने लगी कि घर आने से पहले रोज मेरे मायके मिठाई जरूर लेकर जाना। मेरी माँ को मीठा बहुत पसंद है। कम उम्र नई नवेली दुल्हन की बात मेरे लिए बहुत ही खास थी। मैं रोज अपनी ससुराल जाकर मिठाई देता, फिर घर आता। एक दिन मैं मिठाई देने गया तो मेरे साले ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा, आप क्यों रोज मिठाई लेकर आते हैं, घर में कोई नहीं खाता। मैं हैरान हो गया और जल्दी से भागता हुआ घर आया, लेकिन अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बीबी तो मैं अपनी शादी वाले दिन अपने कमरे में गया तो मेरी पत्नी गरिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नाजुक और मनमोहिनी सी। उसे देखकर मेरे ऊपर नशा सा सवार हो गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वो हद से ज़्यादा घबराई हुई थी और मैं उसकी इस घबराहट को महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पहली ही रात मेरी पत्नी ने मुझसे अजीब सी फरमाइश क्यों कर दी थी कि मैं तो इसकी शक्ल ही देखता रह गया। ये कैसी फरमाइश थी जो वो मुझसे कर रही थी। हालांकि मैंने खुद से उसकी ख्वाहिश पूछी थी, लेकिन अब मैं उसकी बात सुनकर परेशान था कि इसे क्या जवाब दूं। कुछ पल तो मैं उसकी इस तरह की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। मेरी मिठाई की दुकान थी और मेरी दुकान की मिठाई शहर में काफ़ी मशहूर थी। लोग दूर दूर इलाकों से मेरे पास मिठाई लेने आते थे। मेरी दुकान में हर वक्त तो लोगों का चहल पहल रहती थी। मुझे ग्राहकों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला था। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई था जो कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज से वापस आकर मेरी दुकान में मेरी मदद के लिए आ जाता था। मेरे बाप का देहांत उस वक्त हुआ था जब मैं 15 साल का था और 15 साल से ही मैं पापा की मिठाई की दुकान संभाल रहा था। इसलिए बस मैट्रिक तक ही पढ़ाई हासिल कर पाया था। मैंने अपने पापा की दुकान पर जी तोड़ मेहनत की थी और मिठाई का कारोबार कभी भी बंद करने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी मेरे पास ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की मेरी माँ को बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैंने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था। मगर मुझे यकीन था कि अगर लड़की मेरी माँ को पसंद है तो वो ज़रूर खूबसूरत ही होगी। मैं अपनी दुकान में इतना बिजी था कि शादी वाले दिन तक मैंने दुकान बंद नहीं की थी। शाम को मैंने जल्दी से सारे ग्राहक निपटाए और तैयार होकर अपनी बारात में चला गया। और आज जब अपनी पत्नी गरिमा को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत ज़्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तो कहने लगी, अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। मुझ में कहाँ इनकार करने की आदत थी। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। मैंने कहा, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गरिमा मुझसे कहने लगी, 6 महीने तक तुम रोज 5 किलो मिठाई मेरी माँ को दे के आना। मैंने हमारे वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपनी माँ से कहकर एक पूजा रखवाई है और 6 महीने में ये पूजा ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं उसकी बात को हैरत से सुनता रहा, फिर सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है जो बात मेरी पहली रात की दुल्हन मुझसे कह रही थी। मैं गरिमा से कुछ भी कह ना सका। वजह मेरी नरम आदत थी। मैं बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर लेट गया। आज की रात के हवाले से मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे वो सब मेरी बीबी की फरमाइश से टूट चुके थे। मेरी शादी को 15 दिन गुजर गए। मैं बहुत बुझे दिल के साथ सुबह उठता था। दुकान पर भी मेरा मन मेरी बीबी की बात पर ही लगा रहता था। मैं दुकान की दीवार पर लगी घड़ी को देखता। जैसे ही दुकान बंद करने का वक्त आता मैं अपने छोटे भाई से कहता, घर जाओ, मुझे कहीं काम से जाना है। वो घर की तरफ चला जाता और मैं जल्दी से 5 किलो मिठाई के डिब्बे भरता और अपनी ससुराल चला जाता। हालांकि मेरी ससुराल मेरे घर से बहुत दूर थी। 1.5 घंटे का रास्ता था। पहली बार जब मैं अपनी ससुराल मिठाई देने गया तो मैं 1.5 घंटे बाद अपनी ससुराल पहुंचा था और दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरे साले ने खोला। वो मुझे हैरत से देखने लगा। मुझसे कहने लगा, जीजा जी आप अंदर आइए, आपको दीदी को भी साथ लेकर आना चाहिए था। वो बहुत अच्छे से मुझे अंदर आने को कह रहा था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया कि मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे घर जाना है, तुम ये मिठाई अपनी माँ को दे देना। वो मुझे हैरत से देख रहा था और मैंने 5 किलो मिठाई के डिब्बे उसे थमाए और घर की तरफ चल दिया। ये सिलसिला शादी के फ़ौरन बाद से जारी था। मैं रोज़ 5 किलो मिठाई अपने ससुराल के दरवाजे से ही देकर लौट आता था, क्योंकि मुझे अपने ससुराल जाने की अनुमति गरिमा ने नहीं दी थी। घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 12 बज जाते थे, क्योंकि मेरी दुकान 9 बजे बंद होती थी और ससुराल आने जाने में मेरे 3 घंटे बेकार होते थे। इसलिए घर पहुंचते मुझे 12 बज जाते थे।
मेरी माँ बीमार रहती थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करती थीं। मेरा भाई भी कॉलेज से आते ही दुकान पर मेरे साथ काम में लगा रहता था, तो इसलिए वो भी घर आते ही खाना खाकर सोने चला जाता था। मैंने नोट किया था जितनी खुशी मेरे भाई को मेरी शादी की थी, मेरी शादी के बाद वो उतना ही चुप चुप रहने लगा था। मैंने अपने छोटे भाई से इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपकी आधी जिम्मेदारी खुद ले लूँ। मुझे उसकी सोच पर खुशी हुई थी। ससुराल से जब मैं घर पहुँचता तो गरिमा ही उठी हुई होती थी। एक सुंदर सी साड़ी पहने वो सज धज के दरवाज़ा खोलती थी, मुझे खाना गर्म करके देती थी, मुझसे कहती आप बहुत अच्छे हैं जो मेरी बात मान गए। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा कोई बात नहीं, बस 6 महीने की तो बात है। आज तो गरिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरा मन डोलने लगा। किचन में सब्जी गर्म कर रही थी, मैंने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा, वो मेरी बाहों में झटपटाने लगी, लेकिन मैंने गरिमा को नहीं छोड़ा। उसके कान के पास मुँह ले जाकर मैंने प्यार से कहा गरिमा, पूजा तो पूरी होती ही रहेगी, क्यों ना आज हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ही डालें। बस अब और सब्र नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर गरिमा बहुत ज़्यादा डर गई थी, कहने लगी नहीं नहीं, पहले पूजा ख़त्म होने दो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। जब मैं किसी तरह नहीं माना तो उसने मेरे ऊपर एक राज और खोला। कहने लगी हितेश, ये पूजा हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियों के लिए नहीं बल्कि एक और काम के लिए भी है। मैं हैरत से गरिमा का मुंह देखने लगा। मेरी पकड़ अब उस पर ढीली पड़ गई थी और वो मेरी बाहों से निकल गई। कहने लगी मेरे ऊपर किसी भूत का साया है और उसी प्रेत को भगाने के लिए मेरी माँ ने ये पूजा रखी है। अगर इन 6 महीनों में तो मेरे पास भी आए तो वो हम दोनों को मार डालेगा। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि अगर मिठाई तुम्हारे पति की दुकान से आए तो इसका फल और अच्छा मिलेगा। वो भूत प्रेत जो भी है जल्दी ही भाग जाएगा। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आया कि ये सब बातें तो गरिमा के घर वालों को मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गया। फिर अगले दिन मैं अलग कमरे में सोने लगा, क्योंकि गरिमा को देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते थे। गरिमा की एक बात मुझे पसंद थी कि उसने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उसका बर्ताव मेरी माँ के और मेरे भाई के साथ बहुत अच्छा था, उनका वो बहुत ख्याल रखती थी। आज जब मैं मिठाई ससुराल देकर घर पहुँचा तो मेरा भाई जाग रहा था और मेरी पत्नी से बातें कर रहा था। वो भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखकर मेरा भाई खामोश हो गया। गरिमा मेरे लिए खाना गर्म करने लगी। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा कि तुम अभी तक सोए नहीं, तो वो कहने लगा बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। फिर तो ये रोज़ का रूटीन बन गया। मैं जब भी घर आता मेरा छोटा भाई और गरिमा बातों में बिजी होते थे। मुझे देखकर मेरा भाई अपने कमरे में चला जाता और गरिमा उठकर मेरे लिए खाना गर्म करने लग जाती। मेरा भाई और गरिमा 20 साल के ही थे, दोनों की उम्र बराबर थी। मुझे इस बात पर ऐतराज़ न था कि वो दोनों क्यों इतनी देर तक बातें करते हैं, लेकिन मेरे आते ही मेरे भाई का उठ जाना और गरिमा के चेहरे पर एक मुस्कान का रहना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा उससे मैं चकरा कर रह गया था। मैं घर आया तो हॉल बिल्कुल खाली था। मुझे गरिमा और मेरे भाई की बातों की आवाज़ें कमरे से आ रही थीं। मेरा कमरा बंद था। मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा था। भला इस वक्त मेरा भाई कमरे में क्या कर रहा है। मैंने जल्दी से दरवाजे के पास गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश की। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मेरा छोटा भाई मेरे कमरे से बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। वो मुझसे नज़रें चुराकर मेरे सामने से अपने कमरे में निकल गया। मैंने अंदर कमरे में देखा तो गरिमा इस बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे देखकर वो भी घबराई। ये सब देखकर तो मैं चकरा कर रह गया था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है, और मेरा भाई हमारे कमरे में क्या कर रहा था। वो कहने लगी कि उसकी माँ बीमार हैं, इसलिए वो मेरे भाई से कह रही थी कि उसे उसके माँ के घर छोड़ दो, और वो कह रहा था कि आप भाई के साथ ही जाना। मैंने कहा अगर ऐसी ही बात थी तो मुझसे पहले कहती, मैं तो रोज़ वहाँ मिठाई देने जाता हूँ, तुम्हें भी साथ ले जाता। वो कहने लगी आपको अभी मेरे मायके जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे साथ क्या मसला है इस बात का सिर्फ मेरी माँ को ही पता है, भाइयों को नहीं पता। अगर मैं आपके साथ गई तो वो आपको भी घर के अंदर बुलाएंगे, जिससे हमारा टोटका बेकार हो जाएगा। आप अपने भाई से कह दें कि वो मुझे मेरे माँ के घर छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं उससे कह दूंगा कि वो कॉलेज से आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देगा। लेकिन जब ये बात मैंने अपने छोटे भाई से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया।
कहने लगा, दुकान मैं संभाल लूँगा, भाभी को आप ही उनके मायके छोड़ दो। मैंने कहा, तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, तुम उसे मायके ले जाओ। फिर वो कुछ नहीं बोला और गरिमा को उसके मायके ले गया। लेकिन उसी रात मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि मैं हैरान रह गया। जब मैं दुकान बंद करके अपनी ससुराल मिठाई देने गया तो मेरा साला कहने लगा, आप क्यों रोज इतनी मिठाई लेकर आते हैं, हमारे घर में तो कोई मिठाई खाता भी नहीं। और फिर मेरी माँ को तो शुगर है, वो तो खुद मना करती हैं कि आप मिठाई मत लाया करें, बेकार जाती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मिठाई तो गरिमा की पूजा पूरी करने के लिए लाता था और गरिमा की माँ को ये बात मालूम थी, फिर भला वो मिठाई लाने के लिए क्यों मना करती थीं। फिर वो कहने लगा, जीजा जी, अब आप हमारे अपने हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप शादी के बाद से अब तक हमारे घर के अंदर नहीं आए, बाहर से ही चले जाते हैं। मेरी माँ मुझे डांट देती हैं कि क्यों हितेश को बाहर से ही भेज देते हो। मेरे लिए ये बात भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि गरिमा की माँ तो वजह जानती थीं, फिर ये क्यों कह रही थीं कि उन्हें घर पर लेकर आओ। मैंने कहा, मैं कुछ व्यस्त हूँ, फिर कभी फुर्सत में आऊँगा तो बात करूँगा। ये कहकर मैं जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मेरी पत्नी और मेरा भाई मेरी सास की तबीयत के लिए आए हुए हैं। फिर मुझे एहसास होने लगा कि ये क्या सोचेगा मेरा साला कि इसकी माँ बीमार है और मैंने तबीयत तक ना पूछी। मैं पलटकर वापस उसके दरवाजे पर चला गया। मैंने अपने साले से कहा कि आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है, उन्हें क्या हुआ था। मेरे सवाल पर वो मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, गरिमा यहाँ अपनी माँ से मिलने इसीलिए तो आई है। इस बात पर भी वो हैरत का इजहार करने लगा। कहने लगा, दीदी तो यहाँ नहीं आई, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर ही खैरियत मालूम की थी। इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। अगर वो यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गई थी। मैं वहाँ से वापस घर आ गया। जब घर आया तो माँ सो चुकी थी। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। गरिमा की बातें और उसके भाई की बात बहुत अलग थी। फिर उसकी माँ किस किस्म की औरत थी जो गरिमा के इलाज के लिए मुझसे ढेरों मिठाई मंगवाती थी और फिर इसे इलाज के लिए देने के बजाय घर पर रखकर ख़राब कर लेती थी और अपने बेटे से ये कहती कि मुझसे ये कह दे कि मैं मिठाई क्यों लाता हूँ। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई बात ही ना हो। और गरिमा जब उसकी माँ बीमार ही नहीं थी तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला और रात को क्यों रो रही थी कि उसकी माँ बहुत बीमार है। और अगर वो मायके नहीं गई फिर मेरे भाई के साथ कहाँ गई। एक के बाद एक सवाल मेरे अंदर घूमने लगे जो मुझे परेशान कर रहे थे। मैं अपना सिर अपने हाथों में लेकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुला और गरिमा की महकती हुई खुशबू के साथ उसकी हंसी की आवाज़ पर मैं चौंक सा गया था। वो मेरे भाई से कह रही थी कि आज का दिन उसके लिए एक यादगार दिन था। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे और मुझे देखकर दोनों ही घबरा गए थे। मुझे देखकर गरिमा के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी, आप आ गए। मैंने उसे गौर से देखा जिसका चेहरा झूठे नकाब से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर अलग ही झूठ की परत चढ़ी हुई थी और मेरा भाई तो मुझे देखते ही अपने कमरे में जा चुका था। मैंने गरिमा से पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है। मेरे सवाल पर वो कहने लगी, इतनी ठीक नहीं, बस मेरे लिए बहुत उदास थीं। पूरा दिन मुझसे बातें करती रहीं। वो तो मुझे आने भी नहीं दे रही थीं। लेकिन मैंने नहीं बताया कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और तुम्हारे भाई से मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। वो मुझसे खाने को पूछने लगी। साथ में ये भी कह रही थी कि भाभी ने मुझे खाना खिलाए बगैर जाने ही नहीं दिया, इसलिए मैं तो खाना खाकर आई हूँ। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया था। कितनी अजीब बात थी, वो मुझसे कितने आराम से झूठ पर झूठ बोल रही थी। वो दोपहर से मेरे भाई के साथ मायके जाने के लिए निकली और अब लौट रही थी रात के 11 बजे, जबकि वो मायके गई ही नहीं थी। फिर इतने घंटे वो बाहर मेरे भाई के साथ कहाँ थी। और इतनी खुश तो वो अपनी शादी वाले दिन भी नहीं थी। मैं क्या सोचता, कैसे गलत सोचता। अपनी पत्नी और वो मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। इतना बड़ा धोखा वो दोनों मुझे कैसे दे सकते थे और क्यों। मैं कमरे में आकर सिगरेट पीने लगा। मेरा दिलो दिमाग इस बात को मान ही नहीं रहा था जो मेरी आंखें मेरे भाई के बारे में देख चुकी थीं। मैं जब ये सोचता तो मुझे अफसोस होने लगता। 15 साल की उम्र में मेरे बाप का देहांत हुआ था। उस वक्त मैं 10वीं में था, लेकिन बाप के देहांत की वजह से पेपर भी नहीं दिए थे और दुकान की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अपनी माँ और अपने भाई को भी संभाला था।
मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी ताकि मेरा छोटा भाई पढ़ाई लिखाई हासिल कर ले। मैंने खुद पर आराम सुकून सब ख़त्म कर लिया ताकि मेरा भाई सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, और उसने मेरे ही घर पर डाका डाल दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने क्यों मुझे इस बात का इतना दुख था कि मैं फूट फूट कर रोने लगा था। ऐसे बेकल होकर रो रहा था। इतना तो मैं उस वक्त भी नहीं रोया था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। हालांकि मुझे बहुत सदमा पहुंचा था। मेरे सर से मेरा साया छिन गया था। रोते हुए अपने छोटे भाई को गले लगाकर मैंने कहा था, तुम ये ना समझना कि तुम अनाथ हो गए हो, मैं हूँ तुम्हारा बाप। अपने आंसू मैंने अपनी आंखों में ही नहीं आने दिए थे, अपने अंदर ही कहीं भर लिए थे। अपनी माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, ना ही अपने बाप के नाम को डुबोया, बल्कि मिठाई का कारोबार भी गिरने नहीं दिया। मैंने अपने बाप की मौत के बाद खुद को उनकी जगह रखकर सोचना शुरू कर दिया था। न किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा, न दोस्ती की। जब शादी हुई तो गरिमा को देखकर मुझे लगा कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया, लेकिन गरिमा ने तो मुझे एक दिन भी अपनी मोहब्बत से भिगोया नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक नागवारी सी छाने लगती थी। पहले तो मैं ये समझता था कि उसके गुस्से की वजह वो प्रेत आत्मा है जो उस पर आया हुआ है, इसलिए मुझे देखते ही गरिमा ऐसा जाहिर करती है। लेकिन आज तो वो बेहद खुश थी और उसकी खुशी ने मेरा बचा खुचा सुख चैन तक छीन लिया था। मुझे लगा मेरे बाप आज ही मुझे छोड़कर गए हैं। मैं थक चुका था सबको संभालते संभालते और उनकी जिंदगियां बनाते बनाते, और मेरे हाथ क्या आया था जिल्लत, अकेलापन। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इसी बेचैनी में मैंने कमरे का सामान फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। जिस भाई के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। सामान गिरने की आवाज़ सुनकर अमित और मेरी माँ कमरे में आ गए थे। मेरी हालत देखकर दोनों डर गए। मम्मी घबराकर आगे बढ़ी थी और मुझे रोकते हुए बोली, हितेश तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? अमित भी रुआंसा हो गया था। उसने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और पूछने लगा, भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ बताइए, ऐसे अंदर ही अंदर अकेले मत तड़पिए। मैंने अमित को खून भरी नज़रों से देखा। जी चाहा उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं। मेरी घुटन और तड़प की वजह तो तुम ही हो अमित, मैंने अपने दिल में सोचा। इतना शोर सुनकर गरिमा भी कमरे में आ गई थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। मम्मी काफ़ी देर तक मेरा सर सहलाती रहीं, समझाने लगी कि ज़्यादा काम का प्रेशर मत लो, कुछ काम अमित से भी करवाओ, उसे भी अपनी जिम्मेदारी संभालने दो। लेकिन मैं मम्मी को कैसे बताता ये प्रेशर काम का नहीं, कुछ और ही प्रेशर है। पता नहीं मैं कब नींद की आगोश में चला गया। सुबह आँख खुली, काफ़ी देर हो चुकी थी। अमित तो कॉलेज जाने के लिए तैयार था। मैंने महसूस किया कि जैसे अमित मुझसे नजरें चुरा रहा था। मम्मी और गरिमा किचन में थीं। मैं और अमित नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि तभी अमित की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अमित बोला, भाई आप गरिमा को तलाक दे दो। ये तो मुझे पता था कि दोनों मेरे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन अमित यूँ अचानक मेरे सामने खुलकर आ जाएगा, मुझे इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। मैंने कड़वाहट से कहा, गरिमा को तलाक दे दूँ जिससे कि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। मेरी बात सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं और आपकी ये गलतफहमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज अपनी ससुराल में मिठाई देने की बजाय सीधा घर आ जाना, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई जानने के लिए तो मैं भी बेचैन था। पूरा दिन मेरा काम में मन नहीं लगा, जैसे तैसे करके दिन गुजरा। कॉलेज के बाद आज अमित दुकान पर नहीं आया था। 9 बजे ही मैं सीधा घर की तरफ चल दिया और घर पहुंचने पर जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे शरीर में फिर से गुस्से की चिंगारियां भरने लगीं। अमित और गरिमा एक ही कमरे में थे। दोनों के बोलने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। मम्मी खाना खाने के बाद अपनी दवा लेकर सो गई थीं। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और दबे कदमों से चलता हुआ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर से अमित और गरिमा के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात पर बहस कर रहे थे। अमित बोला, गरिमा तुम जो कुछ भी कर रही हो ये गलत है। तुम्हें भाई को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें भाई जैसा पति मिला। अमित की बात पर गरिमा गुस्से से बोली थी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे भाई जैसा पति, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और अभी से नहीं बल्कि शादी से पहले से, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मैंने आज तक तुम्हारे भाई को अपने पास नहीं आने दिया है। मेरा ये तन और मन सब कुछ तुम्हारा है। अमित इस पर तुम्हारा हक है। लेकिन अमित तुम मुझे ऐसे मत तड़पाया करो।
जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग जाते हो। प्लीज अमित, आज तो मत तरसाओ। तुम्हारे भाई को आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे और ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत हैं। मेरे शरीर में तो काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। जो भी मैं सुन रहा था मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अब अधखुले दरवाजे से अंदर झांककर देखा। गरिमा अमित के करीब आने की कोशिश कर रही थी और अमित उसे खुद से दूर कर रहा था। मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं अंदर कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखते ही गरिमा हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। पूरा चक्कर मेरी समझ में आ गया था कि क्यों गरिमा मुझे अपनी माँ के घर बहाने से भेजती थी। मैंने आगे बढ़कर गरिमा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। गरिमा, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो तुम्हें दिल से मोहब्बत की थी और तुमने मेरे साथ ही। मैं अमित की तरफ मुड़ा। अमित, जब तुम और गरिमा शादी से पहले ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं गरिमा से शादी न करके तुम्हारी शादी उससे करवा देता। मेरी बात सुनकर अमित बोला, भाई आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, जिस बस से मैं जाता हूँ, उसी बस से गरिमा भी अपने कॉलेज जाया करती थी। पता नहीं कब गरिमा मुझसे प्यार कर बैठी, लेकिन मेरे दिल में गरिमा के लिए कुछ भी नहीं था। और शादी के बाद गरिमा मुझे ब्लैकमेल करने लगी। कहती थी, अमित अगर तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई से कहूँगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो और मेरी इज्जत से। शुरू शुरू में तो मैं गरिमा से दूर भागता रहा और ये सोचकर डर भी जाता था कि कहीं गरिमा सचमुच आपके सामने मुझे बदनाम न कर दे। लेकिन जब गरिमा मेरे पास आने की, मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मुझे अब उससे घिन आने लगती थी। धीरे धीरे मैं समझ गया था कि गरिमा जैसी लड़की हमारे घर की इज्जत बनने के लायक नहीं है। वो मेरे हीरा जैसे भाई की बीवी बनने के लायक नहीं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप गरिमा से तलाक ले लो, लेकिन आप मेरी बात का गलत मतलब ले बैठे। सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। खुद से नफरत होने लगी थी कि अपने भाई पर शक किया और कल की आई लड़की पर भरोसा कर बैठा। मैंने नफरत भरी नज़रों से गरिमा को देखा तो वो चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। बेशर्मी से कहने लगी, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं अमित से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं। मैंने गुस्से से कहा, गरिमा गलत मोहब्बत करना नहीं होता, उसे गलत तरीके से हासिल करना गलत होता है। अगर तुम्हें अमित से मोहब्बत थी तो जायज़ तरीके से उससे शादी करती, तब तुम्हारी मोहब्बत पाक साफ होती। लेकिन अब तो ये मोहब्बत नहीं, गंदगी है और ये गंदगी मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता, तुम मेरे घर से जा सकती हो। मेरी बात सुनकर गरिमा सकपका गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लूँगा। उसने एक पल में ही अपना रंग बदल दिया। गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज़ हितेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन इस बार मैं गरिमा के झांसे में नहीं आने वाला था। मैं उसी वक्त उसे उसकी माँ के घर छोड़ आया और अगले कुछ दिनों में तलाक के पेपर तैयार करवा कर गरिमा को तलाक दे दी। मैंने अपने भाई अमित से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, अमित मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। अमित बोला, नहीं भाई, इसमें गलती आपकी नहीं थी, क्योंकि ऐसे हालात में आदमी वही सोचता है जो आप सोचने लगे थे। अंत भला तो सब भला। गरिमा जैसी औरत से हमें छुटकारा मिल गया था। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम फिर से अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या हितेश ने जो फैसला किया वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।